everyone, welcome back to my channel. Today we are going to start new unit from macroeconomics, that is budget. Children, the name of the unit is government budget and the economy, and the following are the contents of this unit. This unit carries 6 marks. It is a single chapter in this unit and the whole unit carries 6 marks. We will study about the meaning and objectives of government budget, the components of government budget, how we will measure government budget, that is revenue deficit, fiscal deficit and primary deficit. So the following are the contents of this unit. The next is, let me start with the first topic, meaning and objectives of government budget. गवर्नमेंट बजट है क्या, इसे कब प्रेजेंट किया जाता है, कौन प्रेजेंट करता है, हमें ये जनरल चीज़ों का पता होना ज़रूरी है. सबसे पहले बजट है क्या. गवर्नमेंट बजट वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसमें हम बजटरी रिसीट्स और एक्सपेंडिचर्स को शो करते हैं. इन विच वी विल शो बजटरी रिसीट्स एंड बजटरी एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर. एक साल के लिए जो हम रिसीट्स एंड बजटरी एक्सपेंडिचर शो करते हैं ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर, क्या रिसीट्स होंगी, क्या बजटरी एक्सपेंडिचर्स होंगे, दैट विल बी अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. क्लियर, दैट इज़ गवर्नमेंट बजट. अब बजट जब बनाया जाता है, कौन इसे बनाता है. इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द फाइनेंशियल मिनिस्टर टू प्रेजेंट टू द पार्लियामेंट ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट फॉर द अप्रूवल. फाइनेंशियल मिनिस्टर गवर्नमेंट के बिहाफ पे एनुअल बजट बनाता है और उसे पार्लियामेंट के सामने अप्रूवल के लिए रखा जाता है, जिसमें पिछले वर्ष यानी लास्ट ईयर क्या एक्सपेंडिचर्स रहे, कहाँ से कितनी इनकम आई और आने वाले साल में कहाँ से इनकम आ सकती है और कितना खर्चा होने के चांसेस हैं, वो सब उसके अंदर शो किया जाता है. तो अप्रूवल लिया जाता है कि हम यहाँ ये डेवलपमेंट चाहते हैं, यहाँ कुछ कम किया जा सकता है, वहाँ ज़्यादा किया जा सकता है. तो वो सब गवर्नमेंट के बिहाफ पे फाइनेंस मिनिस्टर एक बजट बनाता है और उसको पार्लियामेंट से अप्रूवल के लिए उसको सामने रखा जाता है. क्लियर, सो दैट इज़ गवर्नमेंट बजट. पहले हमारी इकनॉमी के अंदर बजट हर साल फैब के लास्ट मंथ में होता था. लास्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ फैब इट इज़ प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंशियल मिनिस्टर. लेकिन 2017 के बाद इसे फर्स्ट फैब को शो किया जाता है. सो इट इज़ प्रेजेंटेड एवरी ईयर ऑन द डे विच डे फर्स्ट फैब ऑफ द ईयर. हर साल इसे फर्स्ट फैब को शो किया जाता है. और कब से स्टार्ट हुआ फर्स्ट फैब से, सिंस 2017. नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट. दीज ऑब्जेक्टिव्स चिल्ड्रन आर इम्पॉर्टेंट एंड कैन बी आस्क्ड सेपरेटली for 1 mark. For 3 marks. Any one point can be asked for 3 marks simply as objective or in the value based kind of question. अब हमें पता है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हमसे नहीं पूछे जाते, तो इसे डिफ़िकल्ट वे में पूछा जा सकता है, बट दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. हमने जो गवर्नमेंट बजट बनाया उसे बनाने का कुछ ऑब्जेक्टिव रहा होगा, क्योंकि हमारी इकनॉमी डाउन जा रही थी. हमारी इकनॉमी की डेवलपमेंट के लिए, हमारी इकनॉमी की अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स ज़रूरी हैं. तो वो सब गवर्नमेंट बजट बनाने के हमारे पीछे ऑब्जेक्टिव है, हम बजट बनाते क्यों हैं. सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मीन्स रिसोर्सेज को सही तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूट करना, उसे रीयूज़ करना प्रॉपर वे में. सो व्हाट इज़ रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. गवर्नमेंट अपनी बजटरी पॉलिसीज़ के थ्रू कोशिश कर रही है कि रिसोर्सेज को सही तरीके से रीअलोकेट किया जाए, ताकि हमारे रिसोर्स का सही तरीके से प्रॉपर वे से यूटिलाइजेशन हो. तो गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस करती है किस चीज़ के ऊपर, रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. उसके अंदर दो बातें आ जाती है बेटा हमारे पास, टैक्सेशन पॉलिसी एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी. हमारी टैक्सेशन पॉलिसी क्या है. हम रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जब पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं तो टैक्सेशन से रिलेटेड हम क्या एक्सप्लेन करते हैं. सबसे पहले हमें हैवी टैक्स लगाना चाहिए. किन चीज़ों के ऊपर हैवी टैक्स हमें लगाना चाहिए, जो चीज़ें हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल है, जैसे कि लिक्विड, सिगरेट, सिगार, टबैको, ये चीज़ें क्या है हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल है. अगर गवर्नमेंट इन चीज़ों के ऊपर हैवी टैक्स लगाती है तो इन चीज़ों की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, राइट, और ये मार्केट में महंगी भी हो जाएंगी. इससे इनकी डिमांड कम हो जाएगी. तो यहाँ जो रिसोर्सेज यूटिलाइज किए जा रहे हैं इन्हें किसी और कंज्यूमर चीज़ों के ऊपर हम यूज़ कर सकते हैं. जिन चीज़ों का यूज़ डेली हमारी रूटीन लाइफ में है
वहाँ प्रोडक्शन बढ़ाने के रिसोर्सेज को हम वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं. सो दैट इज़ रीएलोकेशन. हम रिसोर्सेज को एक जगह से उठा के दूसरी जगह एलोकेट कर सकते हैं. तो वो फर्स्ट वे है हमारा हैवी टैक्सेशन के थ्रू. हम टैक्स ज़्यादा लगाएं और सब्सिडीज़ प्रोवाइड करें, टैक्स कंसेशंस दें प्राइवेट सेक्टर को स्पेशली, ताकि वो अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाएं, वो उन चीज़ों की प्रोडक्शन को बढ़ाएं जो लोगों के लिए बेनिफिशियल है. Clear? Like government can give subsidies and tax concessions to the enterprises who are willing to undertake electricity generation. अब ये किसके हाथ में इलेक्ट्रिसिटी का? गवर्नमेंट सेक्टर के हाथ में. बिजली का कट बहुत ज़्यादा रहता है, चोरी हो रही है बिजली की, बहुत से लॉसेस हैं, लैकनेस है बहुत सी जगह पर, जिसकी वजह से हमारा गवर्नमेंट सेक्टर डाउन जा रहा है. तो अगर इसका कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दिया जाए टैक्स कंसेशंस के थ्रू, सब्सिडीज़ के थ्रू, तो प्राइवेट सेक्टर भी अपलिफ्ट हो सकता है. वो हर फील्ड में अपलिफ्ट हो सकता है, उसे अपलिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन गवर्नमेंट हेल्प करती है. तो नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर पॉलिसी. अब एक्सपेंडिचर पॉलिसी क्या है जो हम इस पॉइंट में लिख सकते हैं बेटा? व्हाट वी हैव टू एक्सप्लेन. एक्सपेंडिचर मीन जो कि गवर्नमेंट करती है. क्लियर? गवर्नमेंट सोसाइटी के वेलफेयर के लिए एक्सपेंडिचर करती है टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, how to reduce air pollution, about street lighting, water supply, sanitation, national defense. इन सब चीज़ों के ऊपर जो कि पब्लिक गुड्स है गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है. तो इसका डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है? हमारे रिसोर्सेज के साथ, कि हम किस तरीके से उन्हें यूज़ कर रहे हैं. गवर्नमेंट कैन डायरेक्टली प्रोड्यूस दिस गुड्स एंड सर्विसेज इन पब्लिक इंटरेस्ट इन ऑर्डर टू क्रिएट सोशल welfare. So children, there are many non-profitable economic activities which are not undertaken by the private sector, either due to lack of enough profits or due to huge investment expenditure involved. What are those? जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करी, अभी मैंने बताया आपको, लाइक वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, लॉ एंड डिफेंस ऑर्डर, air, how to reduce air pollution, government administration, national defense. These are all called public goods. तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? डायरेक्टली प्रोड्यूस कर रही है गुड्स एंड सर्विसेज का पब्लिक इंटरेस्ट में, लोगों के वेलफेयर के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए. तो दैट इज़ द एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड पॉइंट, दैट इज reduction in income inequalities, or you can say redistribution of income. That is our second point. First, clear reallocation of resources. अब रिडक्शन इन इनकम इनइक्वालिटीज़, जो हमारी सोसाइटी है लाइक रिच एंड पुअर सोसाइटी, उनके बीच में इनकम को लेके काफ़ी इनइक्वालिटीज़ है. रिच होता चला जा रहा है, पुअर रह जाता है, क्योंकि इनकम के बीच में काफ़ी गैप है. तो वी हैव टू रिड्यूस द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर. वी हैव टू रिड्यूस दिस इनकम इनइक्वालिटीज़ इन द सोसाइटी सो दैट वी कैन अपलिफ्ट आवर कंट्री. एंड हर कंट्री की गवर्नमेंट ट्राई करती है कि वो जो इनइक्वालिटीज़ हैं लोगों के बीच में, रिच और पुअर के बीच में, उसे किसी तरीके से ख़त्म कर सकें. और ख़त्म करने के हमारे पास दो तरीके हैं, टैक्सेशन पॉलिसी एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी. पहले हम टैक्सेशन पॉलिसी की बात करते हैं बेटा. टैक्सेशन पॉलिसी मीन्स, अब टैक्सेशन क्या है? टैक्स क्या है? एक कंपल्सरी पेमेंट जो गवर्नमेंट को पे की जाती है, चाहे वो हाउस होल्ड हो, कोई फर्म हो, कोई इंस्टीट्यूशन यूनिट हो, कोई भी हो, हर पर्सन को टैक्स पे करना ही होता है एज ए कंपल्सरी पेमेंट. अब टैक्स दो तरीके से होते हैं बेटा, प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव इन नेचर. प्रोग्रेसिव टैक्स होता है जिसका डायरेक्ट बर्डन रिच सेक्शन पर आता है, और रिग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर होता है जहाँ टैक्स का बर्डन डायरेक्टली पुअर पर्सन पे आता है. तो गवर्नमेंट शुड फॉलो द प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर ताकि पुअर सेक्शन के ऊपर टैक्स का बर्डन ना आए. ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कहाँ से अर्न की जाए? हमारे रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से, ना कि पुअर सेक्शन से. सो दैट इज़ अ टैक्सेशन पॉलिसी. Another point we will write about expenditure policy. Expenditure policy means about the transfer payments and subsidies. We will explain children कि गवर्नमेंट अगर अपना एक्सपेंडिचर करे लोगों के वेलफेयर के लिए, लाइक बाय प्रोवाइडिंग दैम फ्री सर्विसेज फॉर एजुकेशन इन द हेल्थ सेक्टर, और प्रोवाइड दैम एसेंशियल फूड ग्रेन्स like almost free to the families, those who are living below the poverty lines. Clear? Providing free services like education, health, providing essential food items, and provide them free LPG kitchen gas connections and subsidized LPG gas to the BPL families who are living below the poverty line. So these are the important points which we will explain in the expenditure policy to reduce the income inequalities. So clear? In income inequalities, what points you will explain about the taxation policies, and what about taxation policies? For the progressive income taxation we will explain.
And in the expenditure policy, we will discuss about the transfer payments and subsidies like provide free services, about essential food items and free LPG gas connections. Now, let's move to the third point, economic stability, which is also known as price stability. Economic stability means इकोनॉमी के अंदर हमारी सिचुएशन को स्टेबल बनाना. हमें पता है इकोनॉमी के अंदर हमारा साइकिल्स चलती रहती है, फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं, बूम पीरियड, रिसेशन, डिप्रेशन, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ये सब होता रहता है. क्लियर. जब बहुत बूम पीरियड होता है तो हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, इकोनॉमी में इनकम भी अच्छी होती है. जब हम डिप्रेशन या रिसेशन पीरियड में आ जाते हैं, ये हमने BST में पढ़ा है बेटा, तो हमारा एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो जाता है, प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाती है, इकोनॉमी की सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो जाती है. जब बूम पीरियड है तो मार्केट में इन्फ्लेशन आ जाती है, तेज़ी भी आ जाती है. तो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को हम इसके साथ कैसे रिलेट करके इस पॉइंट में लिखेंगे बेटा. देखो, जब इन्फ्लेशन आ जाती है मार्केट, हमारा काम क्या है, बजट का ऑब्जेक्टिव क्या है, इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी को बनाए रखना, प्राइस स्टेबिलिटी को बनाए रखना कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन अराइज ना हो. लेकिन अगर इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की सिचुएशन अराइज होती है तो हमें क्या करना चाहिए, यानी कि जब इन्फ्लेशन आएगी बेटा, इट मीन्स मार्केट के अंदर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम हो रही है. एग्रीगेट डिमांड इज़ ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी यूनिट. तो जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होगी तो मार्केट में इन्फ्लेशनरी सिचुएशन अराइज हो जाएगी. उससे क्या होगा, अगर मार्केट में इन्फ्लेशन सिचुएशन अराइज जाएगी, फिर से प्रोडक्शन कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इकोनॉमी की सिचुएशन ख़राब हो जाएगी. क्लियर. हम रिसेशन डिप्रेशन पीरियड में आ जाएंगे. तो जब इन्फ्लेशन आ जाती है मार्केट में तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, टैक्सेस को बढ़ा देना चाहिए. दे शुड रेज द टैक्सेस, क्योंकि जब टैक्सेस बढ़ेंगे लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी, वो कम खर्चा करेंगे तो डिमांड कम होने लगेगी. गवर्नमेंट को अपना एक्सपेंडिचर कम कर देना चाहिए. जो गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर करती है तो गवर्नमेंट भी अगर उसे कम कर दे तो एग्रीगेट डिमांड को रिड्यूस किया जा सकता है. अगर हम डिफ्लेशन की सिचुएशन की बात करें, यानी कि हमारी एग्रीगेट डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है मार्केट में, तो आप क्या करें उसे इक्वल करने के लिए, हम क्या करेंगे, इट मीन मार्केट में रिसेशन पीरियड आ गया, हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पैदा हो गया, डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा हो रही है, तो डिफ्लेशन में क्या होगा, गवर्नमेंट को अपने टैक्सेस को कम करना पड़ेगा. जब गवर्नमेंट टैक्स कम करेगा तो डिमांड हमारी बढ़ जाएगी. क्लियर. इन्फ्लेशन में क्या था बेटा, एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर थी. डिफ्लेशन की सिचुएशन में क्या है, हमारा एग्रीगेट सप्लाई ग्रेटर है एग्रीगेट डिमांड से, यानी डिमांड कम हो रही है. डिमांड कम हो रही है तो यानी कि इकोनॉमी हमारी डाउन जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है. उस सिचुएशन में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, टैक्सेस को रिड्यूस कर देना चाहिए ताकि लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा हो, वो ज़्यादा खर्च कर सके, मार्केट से ज़्यादा डिमांड कर सके. एंड दे शुड रेज इट्स ओन एक्सपेंडिचर. हु विल रेज इट्स ओन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट विल रेज इट्स ओन एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट अगर एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी, कंजप्शन एक्सपेंडिचर को रेज कर देगी तो मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी. तो डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली तब तक बढ़ेगी जब तक ADAS के इक्वल नहीं हो जाती. तो हम ये प्रोसीजर तब तक चलाते हैं जब तक हम इक्विलिब्रियम लेवल में नहीं हो जाते, ताकि मार्केट में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे. क्लियर दिस पॉइंट. नाउ द लास्ट ऑब्जेक्टिव इज इकोनॉमिक ग्रोथ. अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट मोटिव है इकोनॉमी की ग्रोथ होना. हम चाहते हैं इकोनॉमी की ग्रोथ होती रहे, जिससे GDP इंक्रीज हो हमारी कंट्री की. GDP तभी बढ़ेगी जब वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारी इकोनॉमी में बढ़ेगा, वो बढ़ेगा तभी तो इकोनॉमी की ग्रोथ होगी. प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट होगी, प्रोडक्टिविटी डेवलपमेंट होगी, प्रोडक्ट डेवलप होंगे, एम्प्लॉयमेंट रेज होगा, इनकम रेज होंगी, तभी तो GDP रेज होगी. तो गवर्नमेंट बजट का ये एक इफेक्टिव टूल है टू एंश्योर द इकोनॉमिक ग्रोथ इन अ कंट्री. Now, in this point, what you will explain, children, about the taxation and subsidies policies and expenditure policy. अब टैक्सेशन एंड सब्सिडी पॉलिसी, अब देखो फर्स्ट सेकंड पॉइंट में मैंने बताया, अब किस में क्या लिखना है वो हम डिस्कस कर रहे हैं. इसी तरीके से हम इस पॉइंट में टैक्सेशन एंड सब्सिडी पॉलिसी वाले पॉइंट में क्या डिस्कस करें. देखो, अगर गवर्नमेंट टैक्स रिबेट्स देती है या बजटरी इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है प्रोडक्टिविटी एक्टिविटीज़ के लिए प्रोडक्शन के मोटिव से, तो उससे क्या होगा, प्रोड्यूसर मोटिवेट होंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगी, न्यू वेंचर्स आएंगे, न्यू प्रोजेक्ट डेवलपमेंट होगी, इससे सेविंग्स बढ़ेंगी, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, सेविंग और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ी, यानी कि इकोनॉमी की ग्रोथ हो गई. क्लियर. सो फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया टैक्स कंसेशंस देने के लिए और सब्सिडीज प्रोवाइड करने के लिए उन इन्वेस्टर्स को जो किसी बैकवर्ड रीजन्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं. अब टैक्स कंसेशंस का एम क्या है, कॉस्ट को कम करना, प्रॉफिट को बढ़ाना, तभी तो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स प्रॉफिट के मोटिव से ही इन्वेस्टमेंट करेंगे. उसी तरीके से सब्सिडीज़ का एम है
प्राइसेस को कम करना, सेल्स को बढ़ाना ताकि प्रॉफिट बढ़े। टैक्स कंसेशंस का एम है कॉस्ट को घटाना, सब्सिडीज़ का एम है सेल्स को बढ़ाना। तो टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज़ दोनों जब मिल जाएंगे तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली रेज होगा, और जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो सेविंग इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इससे क्या होगा, इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। क्लियर दिस पॉइंट। नाउ एक्सपेंडिचर पॉलिसी में हम क्या लिखेंगे? एक्सपेंडिचर पॉलिसी मीन्स गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलपमेंट करनी चाहिए। जितना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा उतना ही ज़्यादा लेबर को, जो स्किल्ड है चाहे अनस्किल्ड है, उन्हें काम मिलेगा। लाइक रोड, डैम, ब्रिज, अगर ये सब भी बनता है गवर्नमेंट रिलेटेड, पब्लिक सेक्टर के स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, कुछ भी बिल्डिंग्स वगैरह कुछ भी बनेगा तो उसमें क्या होगा, कंट्री की जो हमारी लेबर है जो फ्री है उन्हें काम मिलेगा, तो इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। क्लियर। सो हाउएवर बिफोर प्लानिंग सच एक्सपेंडिचर्स, गवर्नमेंट इससे पहले कुछ खर्चा करे, टैक्स रिबेट्स, सब्सिडीज, द गवर्नमेंट शुड चेक द रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड टैक्स रेट्स। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही एक्सपेंडिचर करती है गवर्नमेंट, क्योंकि इसके साथ एक रिस्क जुड़ा होता है। क्लियर। ऑल्सो देयर मे बी द रिस्क ऑफ डेट ट्रैप। डेट ट्रैप का रिस्क जुड़ा रहता है अगर हम लोन पे ना कर पाए, क्योंकि अगर लोन बहुत हाई हो गए तो दिक्कत हो जाती है, वो रीपे करने में प्रॉब्लम आती है। तो इन चीज़ों को, सब चीज़ों को माइंड में रखते हुए एक्सपेंडिचर किया जाता है। सो द मोटिव इज इकोनॉमिक ग्रोथ। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट्स क्या हैं? सो चिल्ड्रन, देयर आर टू कंपोनेंट्स, रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। अब रेवेन्यू बजट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू बजट के फर्दर टू कंपोनेंट्स हो गए, रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल बजट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। नाउ रेवेन्यू रिसीट्स हमारी दो तरह की होती हैं, टैक्स रिसीट्स एंड नॉन टैक्स रिसीट्स। क्लियर। टैक्स रिसीट्स एंड नॉन टैक्स रिसीट्स, या हम टैक्स रेवेन्यूज, नॉन टैक्स रेवेन्यूज भी कह सकते हैं। So let me start discussion with the first. What is revenue receipts, capital receipts, revenue expenditure, capital expenditure? In plus form, I have classified all these 4 points. So listen carefully children. Revenue receipts क्या है? सबसे पहले आप यहाँ revenue receipts लिखना, उसके opposite में capital receipts. Revenue receipts के नीचे revenue expenditure, कैपिटल रिसीट्स के नीचे कैपिटल एक्सपेंडिचर। इस तरीके से हम एक टेबल प्लॉट कर लेंगे। सपोज करो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी किस तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है, कोई भी पॉइंट्स दे करके, तो अगर हमें इनके मीनिंग क्लियर होंगे तभी हम आंसर कर पाएंगे। चाहे 1 मार्क के क्वेश्चन हो, आपसे ये भी पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय रेवेन्यू रिसीट्स, एक्सप्लेन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स, लाइक दिस डिफरेंस कैन बी आस्क्ड। सो द इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज रेवेन्यू रिसीट्स. Revenue receipts do not create corresponding liability and do not reduce assets of the government. Revenue receipts वो receipts होती है जिससे ना ही गवर्नमेंट की liability क्रिएट होती है, ना ही गवर्नमेंट की asset reduce होती है। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है? हमारी रेगुलर रिसिप्ट्स जो आती रहती हैं वो टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल रिसिप्ट्स दोनों हो सकती हैं। हम उन्हें बाद में डिस्कस करते हैं, पहले सिर्फ मुझे मीनिंग क्लियर करना है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या हैं? जिनसे ना ही कोई कॉरस्पॉन्डिंग लायबिलिटी क्रिएट हो रही है हमारी, हमें ना ही किसी को बदले में कुछ पे करना है, ना ही हमारी कोई असेट रिड्यूस हो रही है, सिर्फ इनकम आएगी, फ़ायदा ही फ़ायदा होगा सरकार को, लॉस कोई नहीं है। तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं हमारी। अब अपोजिट में कैपिटल रिसिप्ट्स है, जहाँ हमारा ये डू नॉट था बेटा, रेवेन्यू रिसिप्ट्स में हमारे पास डू नॉट था, तो इस डू नॉट को हटा दो। कैपिटल रिसिप्ट्स क्या है? विच क्रिएट कॉरस्पॉन्डिंग लायबिलिटी, सेम, डू नॉट को हटा दो, इट रिड्यूसेस असेट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट का ऑपोजिट है कैपिटल रिसिप्ट, डू नॉट हटा दो, इट क्रिएट लायबिलिटी, इट रिड्यूसेस असेट्स। हम इस तरीके से माइंड में बिठा सकते हैं इस प्लस फॉर्म के थ्रू। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या है हमारी? कैपिटल रिसिप्ट तो देखा बेटा, वो सेवरल ईयर्स के लिए जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं वो आ गई कैपिटल रिसिप्ट में, लाइक फिक्स्ड असेट्स। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? डेली रूटीन के एक्सपेंडिचर। अब ये रेवेन्यू रिसीट का ऑपोजिट है, डू नॉट नहीं हटेगा, लेकिन लायबिलिटी की जगह असेट आ जाएगा, असेट्स की जगह लायबिलिटी कर दो। देखो, डू नॉट क्रिएट असेट, डू नॉट रिड्यूस लायबिलिटी, इसे ना ही कोई असेट क्रिएट होगी, ना ही कोई लायबिलिटी हमारी रिड्यूस होगी। हम पेमेंट्स देंगे, वन साइडेड रहेंगी, ट्रांसफर्स रहेंगे वन साइडेड, लेकिन उससे कोई लायबिलिटी कम नहीं होने वाली, ना ही कोई असेट हमारी बनने वाली है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर्स क्या है? अब देखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में डू नॉट था, इस डू नॉट को हटा दो, इट क्रिएट असेट्स, डू नॉट को हटा दें, इट क्रिएट्स लायबिलिटी।
So this is the difference between revenue and capital receipts, revenue expenditures and capital expenditure. Revenue receipts का हो गया capital receipts, do not हटा दो. Revenue receipt का revenue expenditure opposite हो जाएगा, liability की जगह asset, asset की जगह liability. Capital expenditure या तो आप कहो कि capital receipt का opposite हो गया, liability की जगह asset कर देंगे, asset की जगह liability, या हम कहें revenue expenditure का opposite हो गया capital expenditure, do not हटा दो. Clear? So let's start with the revenue receipts now. Revenue receipts क्या होती हैं? Revenue receipts वो receipts हैं जिससे हमारी ना ही कोई corresponding liability create हो रही है, ना ही कोई asset reduce हो रही है हमारी. तो ये दो तरीके से होती हैं बेटा. टैक्स रेवेन्यू, डायरेक्ट टैक्स रिसीट्स यानी टैक्स रेवेन्यू जो हम टैक्स फॉर्म में पे करते हैं. टैक्स क्या है? वो कंपलसरी पेमेंट जो हम गवर्नमेंट को देते हैं, हर हाउस होल्ड प्रोवाइड करता है, हर फर्म पे करती है, हर इंस्टीट्यूशन यूनिट पे करता है, चाहे कोई कंपनी हो, जॉइंट वेंचर हो, कुछ भी. हर कॉर्पोरेशन को टैक्स पे करना ही करना है, हर इंडिविजुअल पर्सन को टैक्स पे करना है. तो टैक्स दो तरीके के होते हैं बेटा, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. अब डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जिसका डायरेक्ट बर्डन उस पर्सन के ऊपर है जो इनकम अर्नर है. क्लियर? दैट इज कॉर्पोरेशन टैक्स, जिसकी कॉर्पोरेट, जिसका बिजनेस, वो खुद पे कर रहा है. पर्सन इनकम टैक्स यानी इनकम टैक्स कि जो इनकम कमा रहा है वो ही पे करेगा. सो दीज आर द सर्टेन एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस. क्लियर? इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स जिसका बर्डन डायरेक्टली फर्म के ऊपर ही आ रहा है, डायरेक्ट पर्सन के ऊपर ही आता है. कुछ अदर डायरेक्ट टैक्सेस हैं जैसे कि इंटरेस्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, एस्टेट ड्यूटी जो कि अब ख़त्म हो गया है. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस. इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है बेटा? इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस हैं जिसका बर्डन हम किसी और पर्सन पे डाल सकते हैं, किसी अदर एंटाइटी के ऊपर शिफ्ट किया जा सकता है. अब बात करते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यूज की. इनडायरेक्ट टैक्सेस, सम एग्जांपल्स आई विल एक्सप्लेन यू चिल्ड्रन on the next slide. So first let me discuss about non-tax revenues. अब ये non-tax revenues क्या हैं? Like fees, fines, interest receipts on loans, escheat, donations, 3G, 2G spectrum or 4G spectrum we purchase from the government for which we have to pay something to the government. These are certain the revenue receipt, but non-revenue receipts. So let me explain these points to you. Fees क्या है? फीस एक पेमेंट है जो हम गवर्नमेंट को देते हैं, जो हम सर्विसेज लेते हैं गवर्नमेंट से, उसके बदले गवर्नमेंट जो सर्विसेज दे रही है लोगों को, उसके बदले जो हम फीस देते हैं, दैट इज़ अ काइंड ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट फॉर द गवर्नमेंट. फॉर एग्जांपल्स पासपोर्ट फीस, कोर्ट फीस, लैंड रजिस्ट्रेशन फीस, बर्थ फीस, birth registration fees, death registration fees. These are the certain examples of fees, children. अब फाइन्स क्या है? फाइन वो पेमेंट है जो हम लॉ ब्रेक के लिए देते हैं गवर्नमेंट को. जब हम कोई लॉ ब्रेक कर देते हैं, हम एज ए लॉ ब्रेकर्स वी आर पेइंग टू द गवर्नमेंट. फॉर एग्जांपल हम बाइक चला रहे थे और हमारा चलान कट गया, हमने हेलमेट नहीं डाला हुआ था. अब एक बार चलान कटा, हम उसको बोल देते कि 100 ले लो, 200 ले लो, हमारा काम छोड़ दो. तो अब नेक्स्ट टाइम फिर से हम ध्यान रखते जब घर से निकलते कि हमें हेलमेट डाल के जाना है वरना हमारा चलान कट जाएगा. तो वो फ़ाइन जो लगाया जाता है वो लोगों को समझाने के लिए है, लूटने के लिए नहीं है. लोगों को लॉ समझाने के लिए कि अगर वो ऐसा फॉलो नहीं करेंगे, लॉ को ब्रेक करेंगे, तो उन्हें पनिश किया जाएगा थ्रू फाइन्स. सो दीज आर द एग्जाम्पल, दिस इज द एग्जाम्पल चिल्ड्रन. अब इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो रेवेन्यू रिसीट है, उसके बदले कुछ पे नहीं करना है. रिसीट ऑन लोन्स, रिसीट्स ऑन लोन्स, लोन दिया उसके ऊपर इंटरेस्ट आ रहा है. इंटरेस्ट रिसीट्स ऑन लोन, दैट इज अ 1 पॉइंट चिल्ड्रन. लोन दिया उसके ऊपर इंटरेस्ट आ रहा है, दैट इज अ रेवेन्यू रिसीट. एस्चीट, दिस इज अ न्यू पॉइंट. एस्चीट क्या होता है? ये वो इनकम है जो किसी प्रॉपर्टी से राइज होती है. सपोज एक प्रॉपर्टी है, उसका कोई लीगल हायर नहीं है, कोई क्लेमेंट नहीं है, उसका कोई प्रॉपर्टी का उसका क्लेमेंट नहीं है, कोई लीगल हायर नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी छोड़ गया है कोई, वो किसके अंडर आ गई? गवर्नमेंट के. तो गवर्नमेंट उससे रेवेन्यू जनरेट करेगी, दैट इज एस्चीट. डोनेशंस मिलती हैं, लाइक गवर्नमेंट को डोनेशन मिल रही हैं. हम गवर्नमेंट कोई भी अर्थक्वेक, फ्लड, फेमाइन्स जब आते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज अराइज होती हैं, तो गवर्नमेंट के खाते में लोग बहुत सारी डोनेशंस प्रोवाइड करते हैं, ग्रांट्स दी जाते हैं गवर्नमेंट को. तो वो सारा खर्च होता है, नहीं होता वो बात की बात है, लेकिन ये गवर्नमेंट का क्या क्रिएट हो जाता है बेटा? रेवेन्यूज़ क्रिएट होते हैं ग्रांट्स और डोनेशंस के थ्रू. अब बात करें 2G, 3G, 4G स्पेक्ट्रम्स की, इनकी सेल से इनकम जनरेट होती है. गवर्नमेंट से पहले इसकी परमिशन ली जाती है, सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट. अब बात करते हैं कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस की बेटा. एक्साइज टैक्स, एक्सपोर्ट ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी, सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, GST. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एक्साइज टैक्स. इट इज़ अ ड्यूटी ऑन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स rather than at sale.
This tax is imposed on the supplier or the producer who then includes it on the product price. Clear? That is excise tax. किस पे लगाया जाता है? मैन्युफैक्चर्ड गुड्स पे rather than at sale. Second is export duty. It is a tax imposed on commodities leaving a customs area. It is a tax imposed on commodities. उन चीज़ों पे लगता है जो कस्टम एरिया से बाहर निकल चुकी हैं. क्लियर? दैट इज एक्सपोर्ट ड्यूटी. अब बात करें इम्पोर्ट ड्यूटी की. इम्पोर्ट ड्यूटी क्या है बेटा? इट इज़ अ टैक्स कलेक्टेड ऑन इम्पोर्ट्स. किस पे कलेक्ट किया जाता है? इम्पोर्ट्स के ऊपर. इट इज़ ऑल्सो भी नोन एज कस्टम ड्यूटी. इम्पोर्ट ड्यूटी को हम कस्टम ड्यूटी भी कहते हैं. इट इज़ ऑल्सो नोन एज टैरिफ ड्यूटी, इम्पोर्ट टैक्स, इम्पोर्ट टैरिफ. दीज आर द सर्टन अदर नेम्स. किस पे कलेक्ट किया जाता है? इम्पोर्ट्स के ऊपर. फोर्थ वन इज सेल्स टैक्स. इट इज़ अ टैक्स पेड टू अ गवर्निंग बॉडी फॉर द सेल्स ऑफ सर्टन गुड्स एंड सर्विसेज. सेल्स के ऊपर पे किया जाता है. नेक्स्ट इज वैल्यू एडिड टैक्स. अ टैक्स ऑन द अमाउंट by which the value of an article has been increased at each stage of its production or distribution. Clear? वो टैक्स है जो किसके ऊपर लगाया जाता है? आर्टिकल की वैल्यू के ऊपर, जो कि हर स्टेज पे एक्स्ट्रा ऐड किया जाता है. जैसे जैसे प्रोडक्शन प्रोसेस में एक प्रोडक्ट जाता है उसमें कुछ वैल्यू एडिशन किया जाता है, तो उस पर जो टैक्स लगाया जाता है दैट इज़ वैल्यू एडिशन टैक्स. सिक्स्थ वन इज एंट्री टैक्स. अ टैक्स ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स. जब कोई गुड एक जगह से दूसरी जगह, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में शिफ्ट होता है तो उस पर टैक्स लगाया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा. दैट इज एंट्री टैक्स. नाउ नेक्स्ट इज एंटरटेनमेंट टैक्स. एंटरटेनमेंट टैक्स क्या है बेटा? इट ऑल्सो समटाइम्स रेफर टू एज अम्यूजमेंट टैक्स. इसको हम अम्यूजमेंट टैक्स भी कहते हैं. अम्यूजमेंट टैक्स which is levied on any form of commercial entertainment such as movie tickets, exhibitions, sport events, etc. Let me give an example. जब हम मॉल्स में मूवी देखने जाते हैं, टिकट लेते हैं, टिकट के साथ ही जीएसटी या कुछ भी सर्विस टैक्स उसमें ऐड होता है जो कि ऑनर को पे करना है. जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है हमें मूवीज़ दिखाने की वो पर्सन पे करेगा, लेकिन इनडायरेक्टली वो हमसे लेते हैं, तो दीज आर द इनडायरेक्ट टैक्सेस. Last one is GST, which is known as a general tax as goods and services tax. It is a general tax children, जो कि बाकी टैक्सेस से चेंज हो गया, उनसे उनकी जगह एक नया टैक्स बन गया बाकी के टैक्सेस के अलावा. सो इट इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स विच इज़ यूज्ड इन इंडिया ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. आजकल हम इसी टैक्स के बारे में सुनते हैं हर जगह, चाहे हम मार्केट में कुछ कपड़े खरीदने जाते हैं, मूवीज़ देखने जाएँ, कुछ भी हो तो हम इसी टैक्स के बारे में सुनते हैं हर जगह. दैट इज़ GST, general tax, that is goods and services tax. Now the second part is of the budget, capital receipts. capital receipts क्या है चिल्ड्रन? अभी हमने डिस्कस किया जिनसे लायबिलिटी क्रिएट होती है और असेट प्रोड्यूस होती है. अब लायबिलिटी क्रिएट होती है, कैपिटल रिसीट्स है हमारी, यानी कि या तो पैसा आ रहा है, डेप्ट क्रिएटिंग असेट्स हैं, डेप्ट क्रिएटिंग आइटम होंगे इसमें या नॉन डेप्ट क्रिएटिंग आइटम्स होंगी. तो इसकी क्लासिफिकेशन से समझ में आएगा. इसकी 3 क्लासिफिकेशन है. रिकवरी ऑफ लोन, इसमें 3 चीज़ें आती हैं बेटा कैपिटल रिसीट्स में. रिकवरी ऑफ लोन, बोरोइंग्स एंड अदर रिसिप्ट्स. रिकवरी ऑफ लोन मीन्स लोन की रिकवरी करना, कि जो लोन पहले हमने दिया था अब वो वापस आ गया. अब वो वापस आ गया तो उससे क्या हो गई हमारी, जब लोन दिया था तो असेट क्रिएट हुई होगी, अब लोन वापस आ गया तो असेट रिड्यूस हो गई, तो इट इज़ अ कैपिटल रिसीट. सेकंड है बोरोइंग्स. बोरोइंग मीन्स कि गवर्नमेंट ने पैसा बोरो किया, पैसा बोरो किया, लायबिलिटी क्रिएट हो गई. लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, लेकिन हम ये बोरोइंग कहाँ से कर सकते हैं? या तो जनरल पब्लिक से करें, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से करें, या फिर वर्ल्ड के किसी भी हिस्से से करें. सो दीज आर द 3 एरियाज ऑफ बोरोइंग्स, फ्रॉम द जनरल पब्लिक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक. Clear? And the third one is rest of the world. So these are the debt creating and non debt creating items. अभी हम डिस्कस करते हैं, पहले थर्ड पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं हम इसका, अदर रिसीट्स. अब ये अदर रिसीट्स से बेटा हमारी डिसइन्वेस्टमेंट्स आ जाती हैं. डिसइन्वेस्टमेंट्स क्या है? डिसइन्वेस्टमेंट मीन जब पब्लिक सेक्टर अपने कुछ शेयर्स को प्राइवेट सेक्टर के हाथ में बेच देता है, अपनी असेट्स को का कुछ शेयर पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे देता है. जब लंबे टाइम से लॉस गेन कर रहा होता है, वो उसको फॉलोअप नहीं कर सकता, वो उसे चलाने की हिम्मत नहीं रखता, तो वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में उसका पूरा कंट्रोल दे देता है. दैट इज़ डिसइन्वेस्टमेंट. सो अब डेप्ट क्रिएटिंग और नॉन डेप्ट क्रिएटिंग आइटम इनमें से कौन सी हैं? बोरोइंग्स. बोरोइंग्स क्या है हमारी?
डेप्ट क्रिएटिंग रिसीट्स। डेप्ट क्रिएटिंग क्यों है? क्योंकि बोरोइंग की लोन लिया, पैसा लिया, चुकाना भी है, तो डेप्ट क्रिएट हो रहा है हमारा। लेकिन लोन जब रिकवर हो गया, लोन वापस आ गया, या डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो नॉन डेप्ट क्रिएटिंग है, हमें उसके बदले कुछ पे नहीं करना है, ठीक है, पैसा आ रहा है, काम होगा। तो दीज आर द नॉन डेप्ट क्रिएटिंग रिसीट्स। लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है बेटा? इट नाइदर क्रिएट असेट नॉर रिड्यूसेस लायबिलिटी। अभी हमने पढ़ा, ना ही इससे कोई असेट क्रिएट होगी, ना ही कोई लायबिलिटी रिड्यूस होने वाली है। एग्जाम्पल्स लेते हैं, लाइक इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन लोन, रिसीव हुआ था तो रेवेन्यू रिसीट थी, अब पे कर रहे हैं तो एक्सपेंडिचर है। सब्सिडीज, स्कॉलरशिप्स, सैलरीज, ओल्ड एज पेंशंस, बुढ़ापा पेंशन, डिफेंस सर्विस एक्सपेंडिचर, ऑल दीज पॉइंट्स कम अंडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिनसे कोई असेट क्रिएट नहीं हो रही, ना ही कोई लायबिलिटी रिड्यूस हो रही, ये सब डेली रूटीन बेसिस पे हम पे करते हैं। इससे हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स पे कोई हमारी असेट कोई भी क्रिएट नहीं होने वाली है, ना ही कोई लायबिलिटी रिड्यूस होने वाली है। हम डेली रूटीन के एक्सपेंडिचर्स हैं हमारे। ग्रांट्स टू स्टेट गवर्नमेंट, ग्रांट दी जा रही है स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। आई रिपीट, ग्रांट दी जा रही है, लोन नहीं दे रहे हैं, ग्रांट दिया गया, कुछ डोनेशन दी जा रही है। सो दिस अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेट्स मूव टू द कैपिटल एक्सपेंडिचर नाउ। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है बेटा? विच क्रिएट असेट्स एंड रिड्यूस लायबिलिटी। जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, कोई फिक्स असेट्स खरीदी जाती हैं इसमें, तो असेट क्रिएशन होता है, और अगर पे कर दिया जाता है कुछ, तो लायबिलिटी रिड्यूस हो जाती है हमारी। जैसे कि हमने शेयर परचेज किए, असेट क्रिएट हुई। बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन की, असेट क्रिएट हुई। लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी खरीदी गई, उस पर खर्चा किया गया, एक्सपेंडिचर, दैट इज क्रिएटिंग असेट्स। रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन लिया था, अब उसको रीपे कर दिया, लायबिलिटी हमारी घट गई, हमारे ऊपर एक कर्जा था जो हमारी लायबिलिटी को कम कर गया, हमारे खाते से लायबिलिटी कम हो गई। सो दैट दीज आर द सर्टेन एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर चिल्ड्रन। नाउ something important I've written here, all grants given by the central government to the state one are treated as revenue expenditure। अभी डिस्कस किया, क्योंकि यहाँ ग्रांट्स दी जा रही हैं, डोनेशंस काइंड ऑफ दी जा रही हैं, विच मे रिजल्ट्स, मे बी these grants results in the creation of assets, and still we are not going to consider as a capital receipts, we will take it as only revenue expenditure, sorry, we will not consider as a capital expenditure, we will consider them only as a revenue expenditure। चाहे उसे asset create हो रही हो, फिर भी हम उसको capital expenditure नहीं मानेंगे। First point। Secondly, I have written loan given by central bank to the state government, loan given by central government to the state government is a कैपिटल एक्सपेंडिचर। लोन दिया जा रहा है, मोटा खर्चा है, 7 ईयर्स तक पे किया जाएगा, धीरे धीरे देंगे। इंटरेस्ट की बात नहीं करी, इंटरेस्ट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन लोन यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर। रीपेमेंट ऑफ लोन इज ऑल्सो कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है। सो चिल्ड्रन, दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द बजट। टुडे व्हाट वी हैव डन अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स एंड द कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। अब मैं आपसे डिस्कस करती हूँ कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। सपोज मैंने आपको यहाँ से एक पॉइंट दे दिया, old age pension, and I will ask, this is a capital expenditure or a revenue expenditure? Such question can be asked for 1 mark. Otherwise, define revenue expenditure, differentiate between revenue and capital expenditure. Such kind of question can be asked for 1 mark. And these points like salaries, old age pensions, or from their repayment of loan, any point they will take, and questions will be created like for 3 marks, 1 point, 1 mark. ठीक है, सच काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन कम इन एग्जाम, इन द बोर्ड एग्जाम चिल्ड्रन। बी प्रिपेयर योर सेल्फ। उसको प्रिपेयर करने के लिए पहले आपको ये टेबल अच्छे से क्रिएट करनी आनी चाहिए, और ये टेबल आपको क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ कीप इट इन योर माइंड एंड मेंटेन योर नोट्स विद दिस टेबल एंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। सो पीपल, स्टे कनेक्टेड। Blessings to all, and we will meet in the next video with the completion of this chapter with the remaining concepts. Thank you. Till then, have a nice day.